देखेंगे ये आपका विश्व इतिहास देखेंगे। विश्व इतिहास में क्या क्या टॉपिक है, ये आपका पुनर्जागरण है, उसके बाद अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बाद फ्रांस की राजक्रांति है, उसके बाद इटली का एकीकरण है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण है, उसके बाद रूसी क्रांति है, उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध है, चीनी क्रांति है, तुर्की है, उसके बाद इटली में फ्रांसिस्टो का उदय है, उसके बाद जर्मनी में नवाजवादी का उदय है, उसके बाद जापानी साम्राज्यवाद है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध है। तो ये 15 टॉपिक है, इसका एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये ज़्यादा देर का नहीं होगा, मतलब कम ही समय का होगा ये। चलिए हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास, इसमें पुनर्जागरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है ये आपका पुनर्जागरण है। आपका पुनर्जागरण की प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है, तो भी याद रखिएगा। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1331 ईस्वी में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आप दांते का जो है ये आपका पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर में हुआ था। प्राचीन में दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली में बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था, तो भी याद रखिएगा। जो आपका दांते था इसने क्या लिखा था, मतलब डिवाइन कॉमेडी नामक बुक लिखा था, तो भी याद रखिएगा। और किस भाषा में लिखा था, टस्कन भाषा में लिखा था। दांतों को स्वर्ण और नगर की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, इस याद रखिएगा। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना के प्रथम देने वाला दूसरा व्यक्ति था, ये आपका पेट्रोक था, तो भी याद रखिएगा। पेट्रोक जो था 1304 से 1367 ईस्वी था, तो भी याद रखिएगा। पेट्रोक जो था इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है, तो भी याद रखिएगा। पेट्रोल जो है ये आपका पेट्रोक इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन का गद्य का जनक कहानीकार ये आपका बोकेशियो 1317 से 1375 ईस्वी को माना जाता है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक ये आपका डेकामेरॉन है, तो भी याद रखिएगा। इटालियन के गद्य का जो जनक कहानीकार है ये आपका बोकेशियो 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है, और इसका प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें द प्रिंस जो राज्य का एक नींव चित्र प्रस्तुत करता है, तो भी याद रखिएगा। मैकियावेली का है जो इसका पुस्तक क्या है, ये आपका द प्रिंस है, तो याद रखिएगा। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों को कृतियों से मिलता है। ये कलाकार थे आपका लियोनार्डो द विंची था, उसके बाद माइकल एंजेलो थे, उसके बाद राफेल थे, तो भी याद रखिएगा। जो ये आपका तीन कलाकार थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद लियोनार्डो द विंची एवं बहुमुखी प्रतिभासपन व्यक्ति था, तो भी याद रखिएगा। यह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक था। वह लास्ट सपर और मोनालिसा नामक एक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था, तो भी याद रखिएगा। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं, तो ये भी याद रखिएगा। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सितारा ने गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो द्वारा चित्र बनाए थे, तो भी याद रखिएगा। सितारा ने गिरजाघर के छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र था, तो भी याद रखिएगा। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है आपका जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड व फ्रांसिस बेकन है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉलैंड ने इरासम के अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली ने व्यांगात्मक ढंग से पादरियों को अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीतियों को प्रहार किया था। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है, तो भी याद रखिएगा। थॉमस मूर ने कौन सा पुस्तक लिखा है, यूटोपिया लिखा है, तो भी याद रखिएगा। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर थे या जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमृत कृति है, तो भी याद रखिएगा। शेक्सपियर का जो कृति है रोमियो एंड जूलियट है। इंग्लैंड के रोजर बेकर को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसको, रोजर बेकर को।
पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिक्स ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। गैलीलियो ने भी कोपरनिक्स का सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो ने कोपरनिक्स का सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो जो था 1564 से 1642 था, तो ये भी याद रखिएगा। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपाल या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बताया गया था सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया था, तो भी याद रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मन रहने वाला था और इसने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में करवाया था। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक था ये आपका मार्टिन लूथर था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। जॉन विक्लिफ ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रातःकाल तारा कहा जाता था और इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका वेस्पूसी इटली के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, तो भी याद रखिएगा। अमेरिका के वेस्पूसी इटली के नाम पर भी अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, तो भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर का जो नामकरण मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग में संपूर्ण विश्व को चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश और औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था, तो ये भी याद रखिएगा। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे, तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी में मिली और अमेरिका स्वतंत्र की घोषणा नैसर्गिक अधिकारी नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित था। तो अमेरिका में स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत में मिला था ये आपका 1947 को मिला था। जो अमेरिका में मिला था ये आपका 1776 को मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध ये आपका 1784 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया था और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका को 13 अंग्रेज उपनिवेशों स्वतंत्र को स्वीकार कर दिया था और अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम को लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड में काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी और इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालतों, कागजों, अखबारों आदि 20 सीलिंग या स्टाफ लगान अनिवार्य था, तो भी याद रखिएगा। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया था। उपनिवासियों को उपनिवासियों था और इस करों को व्यापक विरोध किया था तथा सैमुअल एडमसन ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था, तो ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादियों को स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करती थी, तो ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादियों को स्वाधीनता पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करता था और 1776 में थॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया था और थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। थॉमस पेन ने मतलब एक पत्रिका था कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ था और जो ये आपका थॉमस पेन ने ये आपका राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? थॉमस पेन ने किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो ये भी याद रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी था, तो भी याद रखिएगा, जो 17 दिसंबर 1773 में हुई थी और इस घटना से अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और इस घटना के नायक सैमुअल एडमसन था, तो ये भी याद रखिएगा।
5 सितंबर 1774 में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कानून के विरोध तथा व्यापार को बहिष्कार का निर्णय हुआ था। और 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवासियों के बीच ये आपका लेक्टिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। लेक्टिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई और इससे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, तो भी याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। और प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था और उत्तराधिकारी कानून में न्याय संगत बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ हुआ था? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? ये आपका 1789 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। मॉन्टेगू के शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत मान्यता मिली थी। 1781 ईस्वी में उपनिवेशों को सेना का सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका ने दासों को आयात में 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन जो बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण व उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी और दक्षिणी राज्य दासता के समर्थन एवं उत्तरी राज्य और उसके विरोध थे। गृह युद्ध में शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई थी और इस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। प्रजातंत्र जानता है प्रजातंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता की शासन है। प्रजातंत्र यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखा है। प्रजातंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विक्लीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी थी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी और इस समय फ्रांस के सामंती व्यवस्था थी। 17 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तिल के कारागृह में फाटक को तोड़कर बंदियों से मुक्त कर दिया गया। तब 17 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। जो 14 जुलाई 1789 को मतलब बस्तियों को कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया और 14 जुलाई को ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा फ्रांस की राजनीति की देन है, तो ये भी याद रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। मैं ही राज्य हूँ और मैं शब्द ही कानून हूँ, यह कथन है लुई 14वां का, तो ये भी याद रखिएगा। मैं ही राज्य हूँ और मैं ही शब्द हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14वां का है। राज्य के निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस के परलामा नामक स्थान थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था और न्यायाधीशों की पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुसार होते थे, तो ये भी याद रखिएगा। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्साय का जो शीश महल का निर्माण ये आपका लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय के फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्साय में फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनवाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा और लुई 16वां की पत्नी एतवानेत ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो आपका एतवानेत जो थी आपका ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था, तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। राज्य की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। और टैले एक प्रकार का भूमि कर था, जो तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था, तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसी ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसका देखेंगे वाल्टियर चर्च का विरोधी था, जो वाल्टियर था वो चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस के प्रजातात्मक शासन पद्धति का समर्थक था और 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टियर का था, तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति आपका वाल्टियर का था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रूसो व लेटर्स ऑल इंग्लिश वाल्टियर की रचना है, तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसमें जो है कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसके सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताया था और शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का भी पोषण किया था, तो ये भी याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण नारा था ये आपका समानता था, जिसके मध्यम वर्ग के आगाज किया था, तो भी याद रखिए जिसने मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 8वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट ये आपका पादरी था, द्वितीय स्टेट यह का अभिजात वर्ग था और जबकि तृतीय स्टेट यह आपका था तृतीय स्टेट था। इसमें देश के 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी था, डॉक्टर था, वकील था, जज था, अध्यापक था, आपका शिक्षक था, लेखक था, शिल्पी था, किसान था एवं मजदूर भी शामिल था, तो भी याद रखिएगा। नोट, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे था, तो भी याद रखिएगा। स्टेशन जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। स्टेट्स जो जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत हुआ था 5 मई 1789 में हुई थी। माप तौल दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, जो माप तौल दशमलव प्रणाली है आपका फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है, तो भी याद रखिएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक ये आपका हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कार्सिकिया द्वीप की राजधानी आजेसियो में हुआ था, तो भी याद रखिएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेपोलियन के पिता को कार्ले बोनापार्ट्स था, तो भी याद रखिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट्स था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक को अकादमी की शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख समाप्त किया था। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख को समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन के अंत में 1799 ईस्वी में हुआ था, तो भी याद रखिएगा। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसलर बना था और 1782 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसलर बन गया था, तो भी याद रखिएगा। जो नेपोलियन था ये आपका 1799 में ये आपका प्रथम काउंसलर बना था और 1802 ईस्वी में ये जीवन भर के लिए काउंसलर बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस से निर्माता नेपोलियन को भी माना जाता है, तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, तो ये याद रखिए। नेपोलियन की पत्नी जोजोफाइन ने तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी, तो ये याद रखिएगा। नेपोलियन ने पत्नी जोजाफाइस को तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी। ट्राल्सफर का युद्ध ये आपका 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ये आपका ट्राल्फगर का जो युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ द फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी, तो भी काम इंपोर्टेंट पॉइंट है। या बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? ये आपका 1800 ईस्वी में किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने कानून को संग्रह तैयार करवाया था, जिसमें नेपोलियन का कोड कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। नेपोलियन ने नील नदी में युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बरे के नायक नेल्स के हाथों को बुरी तरह पराजित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेपोलियन के नील नदी में युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेरे के नायक नेल्स के हाथों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा था, तो ये भी याद रखिएगा। ये आपका हाथों हो जाएगा। यूरोप के राष्ट्रों के मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन ने लिफलिज नामक स्थान पर हरा
दिया और उसके बंदी बनाकर एल्बा में टापू भेज दिया, और परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। तो ये भी याद रखिएगा। यूरोप के राष्ट्रों से मिलकर 1813 में नेपोलियन ने लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। तो ये भी याद रखिएगा। अंततः मिस्र राष्ट्रों की सेना नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, और वहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। और नेपोलियन लिटल कारपोल के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन जो है आपका लिटल कारपोल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना और इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। तो भी याद रखिएगा, इंग्लैंड के वाणिज्य और एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप राष्ट्र ने 1815 ईस्वी में फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखेंगे इटली का एकीकरण। 19वीं सदी में पूर्वर्धा में इटली में 13 राज्य थे। तो ये भी याद रखिएगा। जो आपका 19वीं सदी में पूर्वार्धर जो था आपका 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रेलिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे देखेंगे इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमेंट राज्य के अनुयायी थी और इटली के सामान्य के काउंट कबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। इटली की समस्या में काउंट काबूर के अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना और इटली के एकीकरण के तलवार गैरीबाल्टी को कहा जाता है। जो इटली के एकीकरण के तलवार किसको कहा जाता है? आपका गैरीबाल्टी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंटर काबूर और गैरीबाल्टी को दिया जाता है। उसके बाद यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया था? 1831 में किया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम के सेना का संगठन किया था। तो ये भी याद रखिएगा। कार्बेनिया सोसाइटी का संस्थापक ये आपका गिबर्टी हो जाएगा। कार्बेनिया सोसाइटी का जो संस्थापक है गिबर्टी हो जाएगा। विक्टर एम्यूनुअल सार्डिनिया का शासक था। जो विक्टर एम्यूनुअल जो था ये आपका सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत आपका लेम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य का मेल से हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। इटली का जो एकीकरण की शुरुआत हुआ था ये आपका लेम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों का मेल से हुआ था। इटली राज्य का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राज्य का जो जन्म जो होता है ये आपका 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 1871 में रोम के संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया और यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दिया जाए। यह कथन था जोसेफ मेजूनी का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दिया जाए। यह कथन था आपका जोसेफ मेजनी का। इटली का एकीकरण 1871 में काउंटर काबूर में किया और इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। इटली का एकीकरण आपका 1871 में ये आपका हुआ था। काउंटर काबूर ने किया था और इटली का एकता का जन्मदाता ये आपका नेपोलियन को कहा जाता है। उसके बाद जर्मन का एकीकरण हम लोग देखेंगे। उसके में जर्मन के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो ये याद रखिएगा। जर्मन का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए इसमें देखेंगे जर्मनी का एकीकरण ये आपका बिस्मार्क को ने किया था और बिस्मार्क पर्सा के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो ये भी याद रखिएगा। जो आपका बिस्मार्क पर्सा के शासक आपका विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था ये आपका पर्सा था। तो भी याद रखिएगा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में ही चाहता था। विलियम ने जर्मन के संग सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया। तो भी याद रखिएगा। विलियम को जर्मन संघ का सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया। बिस्मार्क के सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट्स को माना जाता है। तो भी याद रखिएगा। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संवेदवाहक आपका नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता है ये आपका फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा डाइट के नाम से भी जाना जाता है और यह फ्रैंकफर्ट में होती है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य के ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। तो ये भी याद रखिएगा, 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर मतलब ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था और ऑस्ट्रिया का चांसलर आपका मेटरनिख था। तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ये आपका मेटरनिख था। एकीकृत जर्मन राज्य के निर्माण के राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया था। विलियम प्रथम शासन काल में पर्सा का रक्षा मंत्री वन रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 13 सितंबर 1862 को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। ये चांसलर कब बना था? 13 सितंबर 1862 ईस्वी को बना। ये आपका बिस्मार्क का कहाँ का बना था? जो पर्सा का चांसलर बना था। और बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। तो भी याद रखिएगा, ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम में बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। तो भी याद रखिएगा। सेरेजोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और 13 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया जर्मन संधि में शामिल हुआ। जो 13 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग संधि के तहत जो ऑस्ट्रेलिया था जर्मन संधि में शामिल हुआ था। उसके बाद देखेंगे फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन तृतीय पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया था। बिस्मार्क में जर्मनी सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी और सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे रूस की क्रांति हम लोग देखेंगे। साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेल ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। तो याद रखिएगा, साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेल ने किया था। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेल को माना जाता है। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेल को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। तो ये भी याद रखिएगा, जो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था ये आपका कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनल मैनिफेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक था ये आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेठ साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक ये आपका सेठ साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। फेमिनियम सोशलिज्म का जो नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। लंदन में जो आपका फेबियन सोसाइटी था उसका स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1884 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो, इसका नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासन में जार कहा था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी को समाप्त हुई। तो भी याद रखिएगा, रूस के शासक ने जार ने कहा था कि यह जारशाही व्यवस्था ये आपका मार्च 1917 को ये आपका समाप्त हुई। तो भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो ये भी याद रखिएगा, रूस का जो अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो ये भी याद रखिएगा, 1917 में रूसी क्रांति का जो तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध की पराजय थी। उसके बाद 7 नवंबर 1917 ईस्वी को वेल्सेविका क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा, 17 नवंबर 1917 को ये आपका वेल्सेविक क्रांति का नेता लेनिन ने किया था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। तो ये भी याद रखिएगा, लेनिन ने चेका का संगठन किया था। और लाल सेना का संगठन ट्रास्टकी ने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। लाल सेना का जो संगठन है ये आपका ट्रास्टकी ने किया था। रूस के जार शासन अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय था उसकी हत्या बम विस्फोट में हो गई थी। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक जार एक चर्च एवं एक रूस का नारा जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस के सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों थी। तो भी याद रखिएगा, रूस के सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक आपका लियो टॉल्स्टॉय था। तो ये भी याद रखिएगा, अन्ना कैरेलिना का लेखक जो था लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक आपका
तुर्गनेव को माना जाता है शून्यवाद का जनक, या आपका तुर्गनेव को माना जाता है रूसी साम्राज्यवाद का जनक, या आपका प्लेखानोवा को माना जाता है रूसी साम्राज्यवाद का जो जनक है, आपका प्लेखानोवा को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। यह दल दो गुटों में विभाजित था। सबसे पहला था वेलसिविका और मेवेनसिविका था, जो दो गुट था। वेलसिविका का अर्थ है बहुसंख्यक एवं मेसेविक का अर्थ है आपका अल्पसंख्यक, तो ये भी याद रखिएगा। जो बेल सेविका का अर्थ था ये आपका बहुसंख्यक था, और मेन सेविका का अर्थ जो था अल्पसंख्यक था। वेल सेविका दल का नेता ये आपका लेनिन था, और 16 अप्रैल 1917 को लेनिन रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 1921 में लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू की थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1921 में लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू की थी। और आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का जो निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी ये आपका 1924 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है, तो भी याद रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन का जो लेखक है टॉमस पेन है। मदर की रचना ये आपका मैक्सिमम गोर्की ने की है, तो भी याद रखिएगा। मदर की रचना जो है मैक्सिमम गोर्की ने की थी। उसके बाद अस्थायी क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्टकी था। जो अस्थायी क्रांति सिद्धांत का जो प्रवर्तक था ये आपका ट्रास्टकी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, और कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहा ये आपका फ्रेडरिक एंजेल रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व के दौरान लेनिन का जो नारा था युद्ध का अंत करो, और कार्ल मार्क्स के आजीवनता साथी का रहा ये आपका फ्रेडरिक एंजलेस था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे औद्योगिक क्रांति। इसके बाद हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशी के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये आपका सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कों बनाने की विधि निकाली थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1761 ईस्वी में ये आपका ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर के वर्सले तक नहर बनवाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनवाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औद्योगिक क्रांति में हुई आविष्कार और आविष्कारक एवं वर्ष। तेज चलने वाला ये आपका शटल था जान के 1773 ईस्वी में। उसके बाद स्पिनिंग जेनी था ये आपका जेम्स हरग्रीव्स आविष्कारक था 1765 ईस्वी में। उसके बाद स्पिनिंग जेन्स पानी की शक्ति से चली था ये आपका रिचर्ड्स आर्कराइट था 1767 ईस्वी में। उसके बाद स्पिनिंग म्यूल ये आपका क्रॉम्पटन था ये आपका आविष्कारक था 1776 ईस्वी में। घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला कराधा ये आपका कार्ट राइट्स था, ये आपका इसका डेट नहीं दिया है। सेफ्टी लैंप ये आपका हम्फ्री डेवी था 1815 में, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरपुर क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1700 ये आपका 56 से लेकर के आपका 1763 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। गुलाबों को युद्ध ये आपका इंग्लैंड में हुआ है, तो भी याद रखिएगा। गुलाबों का जो युद्ध हुआ था ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में सामंतों के राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, और इस आधिकारिक पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन में संसद उनके हाथों की कठपुतली बन गई थी, और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर्स वंश से था। इंग्लैंड के गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान सजा के समर्थन में कैवेलियर कहा गया था, तो गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थन को आपका कैवलियर कहा गया था, और संसद के समर्थन को राउंड हेड्स कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जितना पढ़े इससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व दो है जहाँ से क्वेश्चन आने का
ज़्यादातर चांस बनता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 18 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने पर हुआ था। तो कब हुआ था? ये आपका 1914 में हुआ था। तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था। तो क्यों हुआ था? ये आपका ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के समर्थन में हुआ था। यह 4 वर्ष तक याद चला था। तो भी याद रखिएगा 4 वर्ष, ये आपका 1914 से लेकर के ये आपका 1918 तक चला था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन काला ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क इड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में 18 जून 1914 को ये आपका हत्या कर दी थी। तो इसी के कारण मतलब हत्या कर दिया, जिसके कारण ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमोभाटों में आग बट गया था। एक था मिस्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र, मतलब 2 भागों में बट गया था। तो एक में था ये आपका धुरी राष्ट्र और एक में था ये आपका मिस्र राष्ट्र। तो इसमें अलग अलग देश आता था। तो धुरी राष्ट्रों के नेतृत्व में किए जाने इसमें शामिल अन्य देश थे। आपका इसमें था ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, तुर्की था, ये आपका बुल्गारिया था, इटली आदि था। तो ये आपका ये मेन देश था जो आपका धुरी राष्ट्र में था। ये जो धुरी राष्ट्र है इसमें ये था। उसके बाद जो आपका मिस्र राष्ट्र में है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, रूस था एवं फ्रांस था। तो ये भी याद रखिएगा। जो धुरी राष्ट्र था इसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्क, बुल्गारिया और इटली था। और मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस था। तो भी याद रखिएगा। गुप्त संधियों को प्रणाली के यूरोप में गुटबंद का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा था और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। कुछ दिन तक नहीं उसमें शामिल हो रहा था। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी आपका काला हाथ था। तो याद रखिएगा सर्बिया का जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ था। रूस जापान युद्ध 1900 आपका 4 से 5 ईस्वी के अंत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मध्यस्थता से हुई थी। तो भी याद रखिएगा रूस जापान का जो युद्ध हुआ था 1904 से 5 के अंत में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। मोरक्को का जो संकट हुआ था 1906 ईस्वी में आपका पैदा हुआ था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया था। तो ये याद रखिएगा। 14 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इंग्लैंड कब शामिल हुआ? ये आपका 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। तो भी याद रखिएगा। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका जो शामिल हुआ था ये आपका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में शामिल हुआ था। उसके बाद जर्मनी के यू बोल्ट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 1128 व्यक्ति अमेरिका के थे। मतलब जहाज ही डुबा दिया, जिसके कारण अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि 128 व्यक्ति अमेरिका का मर गया था। और जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश के हार होने लगी थी। और सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्क और 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी सम्राट के आत्मसमर्पण कर दिया था। और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल को सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की गई और नेता फ्रेडरिक एबर्ट ने जर्मनी का चांसलर बनाया गया और जिसके 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो भी याद रखिएगा जो 1918 में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया, फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो भी याद रखिएगा 1918 में समाप्त हुआ था। और 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें 17 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों के शर्तों केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। तो भी याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन शांति संधियों के शर्तों निर्धारित करने में जिस राष्ट्र अध्यक्षों को मुक्त भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेसी थे। तो भी याद रखिएगा।
वर्साय की संधि 18 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी थी और उसने वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने के अधिकार छीन लिया था। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों को आपस में बांट लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब और 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई थी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा पैसा मांगा था इसने जर्मनी से। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था, तो भी याद रखिएगा। जो ये आपका वर्साय की संधि हुआ था, इसी के कारण दूसरी विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। उसके बाद देखेंगे चीन की क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 में हुई चीन क्रांति के नायक ये आपका सन यात सेन था। 1905 में सन यात सेन तुंगमेग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था 3 में मंचू वंश शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को सन यात सेन ने अपनी सरकार के अध्यक्ष चुना गया, तो भी याद रखिएगा। और कोविंडेन लिंग सोसाइटी की स्थापना सन यात सेन ने की थी। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासक पद्धति की स्थापना हुई थी। युआन शाही काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपने नेतृत्व वापस ले लिया था। युआन शी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपने नेतृत्व वापस ले लिया था। उसके बाद आगे देखेंगे 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी में पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बेरोदिन को आमंत्रित किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे देखेंगे डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन ने चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। उसके बाद तांग वंश, चीन के तांग राजवंशों के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्ष तक था। 7वीं और 9वीं सदी तक सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगर में से एक था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होती थी, तो भी याद रखिएगा। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई थी और डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था और 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी के साम्यवादी लोग अलग हुए और चीन के गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंगों ने किया था, तो भी याद रखिएगा। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था और चियांग कई शेख के केंद्रीय सरकार को सत्ता नामांकित से संभाली थी। चियांग कई शेख ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की थी। साम्यवादी के दमन करने के लिए च्वांग ने कई शेख और ब्लू शर्ट आतंकवादियों को दल का गठन किया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था, तो भी याद रखिएगा। चीनी जो है जानवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जानवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई गई थी और चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन जॉन हे था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चीन एशिया का मरीज के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का मरीज किसको जाना जाता है? चीन को जाना जाता है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तुर्क यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्क को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पानी इस्लामी जिसका नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था, तो भी याद रखिएगा। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुआ था। युवा जो तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में ये आपका कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी में की गई थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको मानने से इनकार कर दिया था और आधुनिक तुर्क का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम भी से जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 में सेलिना में हुआ था और इनके पिता का नाम अली राजा था। तुर्क के एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था और एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा गल्ली पोती युद्ध के शानदार
ये आपका सफल हासिल किया था। और इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखें 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की थी। और 1923 ईस्वी में तुर्क एवं यूनान के बीच ये आपका लेजाना की संधि हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। 1923 ईस्वी में तुर्क यूनान के बीच लेजान की संधि हुई थी। और 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 23 अक्टूबर 1923 में आपका तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। कमाल पाशा ने तुर्क को 3 मार्च 1924 के खिलाफत को समाप्त कर दिया। और 20 अप्रैल 1924 को तुर्क में नए संविधान की घोषणा की गई। तुर्क के नए गणतंत्र राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुए। रिपब्लिकन पीपुल पार्टी के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। और 1933 ईस्वी में तुर्की के प्रथम पंचवर्षीय योजना की लागू की थी, कमाल पाशा ने किया था। और 1924 ईस्वी में तुर्क को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की थी, कमाल पाशा ने किया था। और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये भी कमाल पाशा ने किया था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 में लागू किया था, ये भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था, तो भी याद रखिएगा। इस्तांबुल का पुराना नाम था ये आपका कुस्तुनतुनिया था, तो भी याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्क में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने के लिए कानून प्रतिबंध लगाया गया था। और कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे इटली में फसिस्टों का उदय। इटली में ये आपका फसिस्टों का उदय, फजीसम का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। जब फजीसम का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता मुसोलिया को माना जाता है। मुसोलिया का जन्म 1883 में रोमागाना में हुआ था। मुसोलियो को दल का नाम ये आपका फसिस्टवाद था, इसलिए इसकी स्थापना मिलान में की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। ड्यूस के नाम से मुसोलिया को पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिया को पुकारा जाता है। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल को स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, तो ये याद रखिएगा। फांसीवादी जो है दल के थे ये आपका स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिया को डिजाइन को सेना का अधिकार नियुक्त किया था। मुसोलिया ने डिजाइन को सेना का अधिकार नियुक्त किया था। मुसोलिया द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद के अध्यक्ष मुसोलिया था, जिसकी सदस्यता की संख्या 500 थी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी का सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिया ने अक्टूबर में 1922 ईस्वी में रोम और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिया ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। मुसोलिया ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इटली में फांसीवाद का अंत और 28 अप्रैल 1945 को माना गया था। जर्मनी में नाजीवादी का उदय। जर्मनी के नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। और हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। ऑस्ट्रिया में ब्रौना नामक शहर में हुआ था, तो भी याद रखिएगा। हिटलर का जो जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर का बचपन का नाम ये आपका चित्रकार बनाना चाहता था। हिटलर बचपन में आपका चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम युद्ध 1914-18 में हिटलर जर्मनी के तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। युद्ध के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। और धीरे धीरे हिटलर इनका फ्यूहर नेता बन रहा था। और 1923 में हिटलर में लुडेनडार्फ के साथ मिलकर वाइमन गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह असफल हुआ और हिटलर को बंदी बना लिया गया। और जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैंप की रचना की थी। और 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहा होने के बाद उनके अपने दल को फिर संगठित किया और स्वास्थ्य का प्रतीक के रूप में ग्रहण किया, तो भी याद रखिएगा। और 1932 में चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटों प्राप्त हुई, परंतु उसने सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 23 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। और 30 अगस्त 1934 को हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वोच्च सर्वा बन गया।
और गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। जो गुप्तचर पुलिस है आपका गेस्टापो का जो संगठन किसने किया था, हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी को जर्मनी को पुनः सशक्तिकरण का घोषणा पर उसके वर्साया संधि को निः स्तरीकरण संबंध सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उनके पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। तो भी याद रखिएगा। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मन, इटली और जापान के बीच कर्मिस्टन विरोध समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसी के कारण दूसरा युद्ध हुआ था, हिटलर ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था। और हिटलर के विस्तारवाद नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोध नीति का अर्थ था यहूदियों को विरोध नीति था और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। तो भी याद रखिएगा, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। उसके बाद देखेंगे जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। 1863 में एक अमेरिका नाविक पेरी के बल प्रयोग के कर जापान के द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए खोला था। जापान की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। 1872 में जापान के सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था और 1905 में जापान ने रूस को हराया और जापान रूस युद्ध समाप्ति में 5 सितंबर 1905 को पाटसर माउथ की संधि के द्वारा हुई थी। जापान में 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान को राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी और पित्त आतंक से जापान संबोधित किया गया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने जाने के कारण जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग देखेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसने दोनों दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई और यह 6 वर्षों तक लड़ा गया और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमले का नाम डेजर्ट फॉक्स रख दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमले का जो नाम था ये आपका डेजर्ट फॉक्स रख दिया गया था और यूनिक पैक्स जो आपका म्यूनिक्स पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। जर्मन ने वायसराय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया और स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुई और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना से ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। जो जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था तो उसको ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। उसके बाद आगे देखेंगे। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और जर्मनी ने रूस समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाया और उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना ने जर्मनी को हराने में सफल हुआ। उसके बाद देखेंगे जर्मन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया और अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। तो भी याद रखिएगा। अमेरिका का जो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था ये आपका 8 दिसंबर 1941 को हुआ था और इसका कारण जापान 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिका नौसेना अड्डों पर जबरदस्त हमला किया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा। मतलब इसके कारण 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था। जो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 8 दिसंबर 1941 को हुआ था और इसको जापान ने क्या किया था, जो इसका मतलब हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर नौसेना अड्डा था, इसको जापान ने इसको मतलब नस्तोनाबूद चालू कर दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। तो ये भी याद रखिए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जो आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका विंस्टन चर्चिल था, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था।
नोट, रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए थे और 1933 से 45 तक इस पद पर रहते थे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद को शोभा बढ़ाई थी और इसका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था, तो भी याद रखिएगा। इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद की नीतियों पर विचार, ये आपका सिल्वेरी था, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। वर्साय की संधि में आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। जो जर्मनी जो आपका हारा था तो उसका श्रेय रूस को ही दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों को सामूहिक प्रयासों में 6 जून 1944 में जर्मनी सेना परास्त हो गया और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? जर्मन सेना, तो याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के अणुबम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश जापान था, तो भी याद रखिएगा। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटम प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। तो ये पूछता है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटल बॉय बम और 9 अगस्त 1945 को ये आपका 3 दिन बाद गिराया था नागासाकी पर आपका फैटम प्लूटोनियम 239। जो यूरेनियम 235 इसमें लिटल बॉय ने गिराया था और जो इसमें गिराया था ये आपका 3 दिन बाद इस पर गिरा दिया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेरिका ने जो मतलब इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटल बॉय जो बम गिराया था यूरेनियम 235 से बनाया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था फैटमैन था यूरेनियम 239 नामक एटम बम से गिराया गया था, तो भी याद रखिएगा। यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध का अंत में 8 मई 1945 को तब हुआ था जब जर्मनी के बिना शर्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापान साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर दिया था और इस घोषणा को 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों को सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया था। जापान प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था, तो भी याद रखिएगा। जो जापान का प्रधानमंत्री था एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, तो भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, तो भी याद रखिएगा। तो इसमें से ज़्यादा नहीं, मतलब प्रथम विश्व युद्ध आपका याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में शुरू हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध ने आपको 37 देश ने भाग लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था ये आपका हिटलर था, तो ये भी याद रखिएगा। जर्मनी को पोलैंड पर आक्रमण था, तो ये भी मेन कारण था। तो यहाँ से हमारा जो मतलब विश्व इतिहास होता है ये भी कंप्लीट होता है। ये छोटा सा ही वीडियो है, इसके बाद हम लोग आगे कंप्लीट करा देंगे।